Good morning, student of earth class. As you know that we have completed our geography portion. In geography we were completed industries, human resources, and in history your last chapter, that is 14th chapter, India after independence, is left to explanation. So we will take your class in this video and of this chapter. So without late, let's start the discussion of India after independence. In previous videos and previous lectures, you have already understood about the freedom struggle of India, कि किस तरीके से देश हमारा आज़ाद हुआ और क्या क्या मूवमेंट हुए। उसमें आप गांधीयन इरा के बारे में पढ़े रहे होंगे। फिर किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और अल्टीमेटली हम भी गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 में। हम अंततः 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पा जाते हैं और उसके बाद हम एक न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी जो बनती है, नई शुरुआत होती है, हमारी नई दुनिया की शुरुआत होती है हमारे देश में। तो उसके बाद क्या होता है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेज आते हैं, इसका इसमें एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दिया गया है। ठीक है। नेशनल एंड रीजनल डेवलपमेंट सिंस 1947। देखता हूँ, आफ्टर द partition of country, India had to face many problems. Some were national in nature and some were other were regional. आज़ादी के बाद हमारे देश ने कई समस्याओं को फेस किया। उसमें से कुछ तो राष्ट्रीय थी, नेशनल लेवल की थी, कुछ रीजनल लेवल की थी। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन वांटेड न्यू स्टेट बेस्ड ऑन देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या चाहते थे, अपने अपनी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक और कल्चरल एस्पेक्ट के आधार पर अपना राज्य चाहते थे। विद इन द लास्ट 64 ईयर, लगभग 1947 से लेकर के 2011 तक ले, इंडिया हैज फेस्ड मेनी प्रॉब्लम एंड विथ ग्रेट पेशेंस एंड प्रिजर्वेशन शी हैड बीन एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ देम। लगभग इन आवर आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन नियर अबाउट 1775 ईयर, our country faced many lot of problem and with great patience and preservation our country had able to solve most of them। ठीक है। अब देखते हैं, जो पहली आपकी प्रॉब्लम आती है वो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम आती है। हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तो एज यू नो दैट हम पाकिस्तान और हमारा कंट्री दोनों में सेपरेशन हो गया था। ठीक है, अलग हो गए। आज़ादी के बाद इन दोनों का विभाजन कर दिया गया। अब विभाजन करने पे ये हुआ कि पाकिस्तान के कुछ जो मेंबर हिंदू इंडिया के हैं वो इंडिया में आएंगे, इंडिया के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे। तो रिफ्यूजीज प्रॉब्लम सबसे मेन प्रॉब्लम रही है। ठीक है, देखते हैं क्या रहा है। द पार्टीशन ऑफ कंट्री ब्रॉट अबाउट मेनी प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन इट्स वेक। ऑन सच टफ प्रॉब्लम वाज रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज हु हैड कम बोथ फ्रॉम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तान से हमारे देश में आए थे, उनको दोबारा सेटल करना, उनको दोबारा जगह देना रहने के लिए, ये हमारा मेजर प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम रही है। ठीक है, और अगर हम देखें कि किस तरीके से हमारी क्या इवेंट्स हुए थे, क्या घटनाएं हुई थी, लगभग देखेंगे बोथ साइड से, पार्टीशन के बोथ साइड से फियर, अर्जन, स्लैटर एंड मर्डर बोथ साइड से हुए। लगभग विद इन ए शॉर्ट पीरियड अबाउट 5 लाख पीपल बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम वर किल्ड एंड मिलियन वर रेंडर्ड होमलेस। लगभग इतने 5 लाख लोग लगभग मारे गए, ये घरहीन हो गए, उनका घर खत्म हो गया, इधर उधर हो गए। और ऐसे और इसका एक रिजल्ट इस तरीके से निकल करके आता है कि वो और भी एक जो कम्युनल रियॉट्स थ्रू हो गया भारत में, वो हमें देखने को मिलता है। द मेजर एंड इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग फ्री इंडिया। और ये जो रिफ्यूजीज के प्रॉब्लम था, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गया हमारे कंट्री का कि आज़ादी के बाद तुरंत हमारे देश को ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं पाकिस्तान ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट से, यानी बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, उनको सेटल करना था। एज मेनी एज 8.5 मिलियन पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया। लगभग 8.5 मिलियन लोग माइग्रेट हुए इंडिया के लिए।
Migration on such a vast scale was unprecedented in the world history, but both the government and the people rendered all possible help to these refugees. ये लगभग वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ माइग्रेशन रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इन लोगों को बहुत जितना हो सका था बहुत ज़्यादा मदद किया था. द रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री विच वाज स्पेशली क्रिएटेड टू दिस पर्पज, रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री क्रिएट की गई इसको सॉल्व करने के लिए. रिलीफ कैंप लगाए गए, उनको भोजन प्रोवाइड किया गया. डिस्प्लेस्ड पर्सन को सेटल करने के लिए उनको भोजन, उनको कैंप, उनको रखने के लिए व्यवस्था की गई. और उनको एकोमोडेटेड करने के लिए न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट किए गए, हट इन अर्बन एरिया. ठीक है. न्यू टाउनशिप एंड कॉलोनीज वर स्टार्टेड फॉर द डिस्प्लेस्ड पर्सन. नई कॉलोनी, नई टाउनशिप स्टार्ट की गई इन डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए. और लोन वर गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय स्टार्टिंग बिजनेस एंड इंडस्ट्री. उनको लोन दिया गया, प्रोवाइड किया गया कि उनको एक अपना ऑन बिजनेस शुरू किया जाए. ठीक है. वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश टू गिव वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग. लाख ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन वर प्रोवाइडेड विद द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस एंड ट्रेड्स, स्कॉलरशिप, फी कंसेशन ETC. जो उनको जो लाखों लोग जो डिस्प्लेस्ड पर्सन थे उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट सर्विस दी गई, ट्रेड व्यापार करने के लिए. स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी गई, फी कंसेशन दिया गया. और गिवन टू रिफ्यूजीज स्टूडेंट. फाइनेंशियल हेल्प वाज गिवन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग एजुकेशन टू रिफ्यूजीज स्टूडेंट. अल्टीमेटली if I want to say this summarily that कि हमारी कंट्री में जो रिफ्यूजीज आए तो उनको एक जितना पॉसिबल हेल्प हो सकता था वो हर एक पॉसिबल हेल्प उनको किया गया. जैसे रिफ्यूजीज जो स्टूडेंट रहे उनको स्कॉलरशिप दी, उनके फीस का कंसेशन किए हम, और जो उनको शेल्टर दिया गया, उनको फूड दिया गया, उनको रिहेबिलिट किया गया. ठीक है. तो उसी के हमने रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री भी हमने बनाई. और एग्रीकल्चर वर गिवन लैंड एंड लोन टू हेल्प देम रिज्यूम देयर वोकेशन. दोज हु हैड लेफ्ट अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान वर गिवन कंपनसेशन. और वो लोग जो पाकिस्तान में अपनी ज़मीन को वो छोड़ दिए थे, जिनकी छूटी हुई थी, उसके लिए भी कंपनसेशन इनको दिया गया. वेरियस स्कीम वर सैंक्शन्ड फॉर द सेटिंग अप एंड एक्सपेंशन ऑफ मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और कई प्रकार की इंडस्ट्रियाँ बनी, मैंने उनको मीन्स उनको ऐसे वो दिया गया, सैंक्शन दिया गया, कई स्कीम बनाई गई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए काफ़ी थी. बाय दीज मेजर्स द प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन व्हिच हैड थ्रेटेंड द रूइन इकोनॉमी ऑफ कंट्री वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल इन अबाउट 3 years टाइम. लगभग ये 3 से 4 सालों में ये फिर हम धीरे धीरे इस रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम को हमने क्या किया, अपनी इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है. अब देखते हैं एक जो ये आप दिमाग में रखोगे कि जो फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम इंडिया फेस्ड दैट वाज द रेफ्यूजीज प्रॉब्लम, एंड सेकंड जो था वो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट था. चूँकि आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस वो प्रिंसली स्टेट थे. तो पाकिस्तान ऐसा आज़ादी की गई, माउंटबेटन प्लान आता है, आप पहले पढ़े रहे होंगे. तो उसमें उन्होंने प्रोविज़न कर दिया कि जो प्रिंसली स्टेट है, जो रजवाड़े हैं, वो चाहे भारत में चले जाएं, चाहे पाकिस्तान में चले जाएं, या फिर वो अपना खुद ही अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन रखें. तो उनको भारत में मिलाने के लिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एफर्ट डाला, तो उनको एक करना और भारत में मिलाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी थी. आफ्टर द रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज अनदर ग्रेट प्रॉब्लम वाज द प्रिंसली स्टेट. दूसरा हमारे प्रॉब्लम कौन थे? प्रिंसली स्टेट. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नॉट वन बट 2 ब्रिटिश इंडिया. ये सिर्फ एक नहीं थी बल्कि ब्रिटिश इंडिया थी. ए ग्रेट पार्ट ऑफ द कंट्री अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, एंड साइजेबल पार्ट ऑफ द कंट्री अंडर द नेटिव प्रिंसेस लिविंग अंडर द पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन. And in India Independence Act 1947 allowed the Indian princes to join either Indian Dominion or Pakistan Dominion to remain independent. या तो पाकिस्तान डोमिनियन को वो लें या इंडियन डोमिनियन को लें, वो या तो स्वतंत्र हैं. तो वो एक प्रॉब्लम थी.
ये इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया देखते हैं। मिस्चीवियस डिजाइन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय द टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हम बता दें लास्टली कि जितनी भी ये स्टेट थे इसमें उनको ये ऑटोनॉमी दी गई कि वो कहीं कुछ भी कर सकते हैं। जाते जाते ये ऐसा प्लान बना करके गए कि इनको देश को वो डिसइंटीग्रेट कर सके। ठीक है, अब इसमें देखते हैं लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल हु हैज बाई फॉरसाइट स्टेटमैन सिंह इनहेरेंट एबिलिटी टेकल द होल प्रॉब्लम इन रिमार्केबल मैनर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से बहुत बढ़िया से एक एबिलिटी से के साथ इसको टैकल किया। ही ड्राफ्टेड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ही अपील्ड द प्रिंसेस टू एक्सेप्ट दिस इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सीड इन द इंडियन यूनियन। उन्होंने प्रमोट किया एक्सेशन, जो इन्होंने एक्सेप्ट दिस इंस्ट्रूमेंट एक बनाया जिसमें वो लोगों को ज्वाइन कर सकते थे जितनी प्रिंसली स्टेट थी। और ग्रेजुअली धीरे धीरे लगभग प्रिंसली स्टेट आपके बुक में 500 लिखी लेकिन 552 लगभग अप्रॉक्सीमेट रही हैं। उनको इन्होंने क्या किया, एक बहुत बेटर पॉलिसी के साथ उन्होंने अपने देश में मिला लिया। यानी पाकिस्तान एक ब्रिटिश इंडिया जो डायरेक्ट कंट्रोल में थे और एक प्रिंसली स्टेट जो थे जो किंग ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, उनको इन्होंने भारत में मिलाने का काम किया। ऑल द बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट एक्सेप्ट जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। यानी इस साइन में जूनागढ़ और कश्मीर और हैदराबाद ये 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने नहीं किया। अब देखिए जूनागढ़ एक स्मॉल स्टेट था, कोस्ट ऑफ कटियावाड़ गुजरात के पास। इट्स पीपल वांटेड टू ज्वाइन इंडिया बट नवाब अनाउंस दिस एक्सेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन नवाब ने वहाँ के नवाब ने जूनागढ़ के नवाब ने कहा दिया कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो नवाब फ्लीड अवे टू पाकिस्तान और द इंडियन ट्रूप मार्च टू द स्टेट एंड ऑक्युपाइड द। तो हमारी इंडियन ट्रूप ने क्या किया, वहाँ पर गए और वहाँ पर ऑक्युपाइड कर लिए और नवाब कहाँ भाग गया, पाकिस्तान। एट द रिजल्ट ऑफ प्लेबिस्काइट जूनागढ़ वाज इनकॉर्पोरेटेड इंडियन यूनियन। यानी पुलिस कार्रवाई से हमने क्या किया, उसको जूनागढ़ को मिला लिया। निजाम ऑफ हैदराबाद डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। निजाम, हैदराबाद का निजाम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया कि ना पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में जाएंगे। और सरदार पटेल ऑर्डर पुलिस एक्शन अगेंस्ट हिम। सरदार पटेल ने उसके अगेंस्ट पुलिस एक्शन किया और फोर्स हिम टू एक्सीड टू इंडिया, और उन्हें एक्सीड किया और इसको भी उन्होंने मिला दिया। द महाराजा ऑफ कश्मीर आल्सो डिड नॉट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे, नेम आपको जानना चाहिए थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। राजा हरि सिंह वहाँ के वो थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं फॉलो किया। लेकिन आज़ादी के बाद उसमें हुआ कि अक्टूबर तक पाकिस्तानी कुछ आर्मी ने इन पे अटैक किया और अटैक करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने भारत से हेल्प मांगी और भारत से हेल्प मांगने के बाद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनका वो हुआ और स्पेशल इनको प्रोविजन दे करके एक स्पेशल ऑटोनॉमी दे करके भारत में इनको मिला लिया गया। ठीक है, पठान्स एंड इरेगुलर फोर्स ऑफ पाकिस्तान इन्वेडेड कश्मीर इन अक्टूबर 1947। जानते हैं महाराजा then decided to accede into India. Thus the most of serious complex problem of princely state was solved by the wisdom and masterful diplomacy of सरदार पटेल। तो हमने अब एक बार हम आपको समराइज कर दे रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड मेनी प्रॉब्लम, एवरीवन नो वेरी वेल दैट मेन प्रॉब्लम ऑफ देम वाज फर्स्ट प्रॉब्लम रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, यानी प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज। और सेकेंड प्रॉब्लम आता था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। आपको जो जानना है वो ये था कि हमारे देश की आज़ादी के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद देश के 3 भाग थे। एक तो पाकिस्तान, ईस्टर्न पोर्शन, वेस्टर्न पोर्शन, भारत और प्रिंसली स्टेट। और प्रिंसली स्टेट को ये दे दिया गया राइट, वो तो आप ये हो सकते हैं कि दे कैन आइदर ज्वाइन इंडिया, इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन और रिमेन इंडिपेंडेंस। तो सबको तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिला लिया जितना हो सकेगा। 3 जो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीनों नहीं मिली। जूनागढ़ में पुलिस ट्रूप भेज करके, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई करके और कश्मीर का एक जो अपना इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर किया गया कॉन्ट्रैक्ट की तरह कि आपको आपका अपनी जो
संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना सब कुछ आप मेंटेन रखेंगे, लेकिन आपको भारत का भाग बनना है। इस तरीके से प्रिंसली स्टेट का और रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम दोनों हमारे इंडिया ने सॉल्व किया। आगे की चीज़ों को हम देखते हैं क्या चेंजेज हुए। थैंक यू।